हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोनाक बीपीएससी। आई होप कि आप लोग अपने 70th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अभी 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी लोग इसमें बिजी होंगे। बट ये जो वीडियो है उनको देखनी चाहिए जो आगे स्टार्ट करना चाहते हैं 71 बीपीएससी के लिए, या फिर जो फ्रेशर्स हैं यानी जो ग्रेजुएट्स हैं अभी, या फिर जो इसमें आना चाहते हैं। ग्रेजुएट अगर आप नहीं भी हैं, आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे बट आप पीसीएस में अब आना चाहते हैं, तो आपको पहले ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें कोई सिलेबस या स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रोड मैप के बारे में कि क्या माइंडसेट होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इन दिस एग्जामिनेशन, और हाउ टू क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। दिस कैन बी डन, ओके, राइट अप्रोच के साथ। व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? यहाँ पे जो राइट अप्रोच है, अगर आपने ज़रा सा भी उससे दाएं बाएं लिया तो आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वॉच बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर पीपीएससी 71। एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ वीडियो आएंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी, और जनवरी से वहाँ पर क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, और कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको हेल्प ज़रूर मिलती रहेगी, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक रख पाएंगे। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को क्रैक करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए कि क्या राइट वे है, क्या राइट अप्रोच है इसको क्लियर करने का। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने आज ही मुझसे ये सवाल पूछा कि लाखों बच्चे जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, लाखों की संख्या में, पर बहुत ही कम बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्या है जो इस एग्ज़ाम को इतना डिफ़िकल्ट बनाता है? और इसका प्रोसेस इतना लेंदी क्यों है? मतलब इतना स्लो है प्रोसेस, इतना स्लो है प्रोसेस कि काफ़ी बच्चे तो एग्ज़ाम के बीच में ही छोड़ देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। उसका रियल रीज़न है कि आपके अप्रोच में गलती है। आप जिस अप्रोच के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको एग्ज़ाम तो नहीं क्रैक करवाएगा, बट आपके स्ट्रेस लेवल को ज़रूर बढ़ाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, एफर्ट लगता है, और क्रैक होना और ना क्रैक होना में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। समझिए, एक बाल के बराबर का डिफरेंस है। आप कैसे पता करेंगे कि मैंने सही किया कि गलत किया? तो ये रोड मैप से आपको पता चलेगा कि आप सही जा रहे हैं या गलत। समझ लीजिए कि दिस इज द जीपीएस ऑफ बीपीएससी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लिया होगा, और साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, आप पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्रिपरेशन में इससे थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है ना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर के वीडियोस आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस रेट। यहाँ पे सक्सेस रेट जो है बहुत ही कम है। देखिए, यूपीएससी में तो सक्सेस रेट 0.1% है ना, वहाँ तो और भी कम है। बट बीपीएससी भी कुछ कम नहीं है, यहाँ भी 1% लोगों का चयन होता है, मैक्सिमम 3%। इतना कम सिलेक्शन रेट क्यों है? रीज़न है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर फिल्टर्स हैं एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए। इतने ज़्यादा फिल्टर्स हैं, मैक्सिमम बच्चे उन फिल्टर्स में ही आउट हो जाते हैं। अब देखिए क्या है, इट्स नॉट अ फेयर रेस। ओके, ये एक मतलब फेयर गेम नहीं है, मैं कहूँगा। क्यों नहीं है? ऐसे समझिए कि कोई एक बच्चा है जिसका एकेडमिक शुरू से अच्छा रहा है, और कोई एक बच्चा है जिसने अपने एकेडमिक्स में पुअर एजुकेशन सिस्टम में ट्रैप होकर के फिर कहीं पे डिसाइड किया कि मुझे बीपीएससी क्रैक करना है। तो डिफरेंस क्या होता है कि इसको पहले पता चलता है कि मेरी मिस्टेक्स क्या है ना, बहुत पहले। मान के चलिए 1-2 साल में इसको पता चल जाएगा कि मेरी मिस्टेक्स क्या है। बट इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये उस लूप में फंसता चला जाता है, और फिर बहुत ही कम सिलेक्शन रेट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करते हैं, बट ये रियलिटी है, और ऐसा ही होता है। अब देखिए क्या है जो इसको फेयर रेस नहीं बनाता है, ये आपके नॉलेज में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप जिस चीज़ को compete करने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको ये ना पता हो कि मिस्टेक्स क्या हैं, तो आप वहाँ गलतियाँ करते ही रहेंगे। तो ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ बहुत हाई रिवॉर्ड है। अब ये तो नेगेटिव बात मैंने बताई आपको, बट यहाँ रिवॉर्ड बहुत हाई है। तो रिवॉर्ड हाई होने की वजह से क्या है कि ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें मुश्किल से कहीं, और इस बार ये रेट ऐसा है इसलिए मैं शायद लिख भी रहा हूँ, कि 2000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना।
और उन 2000 बच्चों में भी रिफाइन करके मुश्किल से 900 को है ना सीट्स मिल पाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन रेट कितना कम है, लाखों में 900 सीट मात्र जा रही है। अब डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाता है, यहाँ तीसरे पॉइंट पे। पहले और दूसरे पॉइंट पे तो बच्चों को पता होता है, पहले पॉइंट पे भी शायद बच्चे पता कर लेते हैं कि मुझे कैसे इस रेस में आगे जाना है या मेरी मिस्टेक्स क्या है। दूसरे में उनको ये पता है कि सीट्स कम है तो मुझे रिवॉर्ड हाई मिलना है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ये दो बात तो क्लियर है। बट इसका क्या, हाई प्रेशर। अब देखिए ये प्रेशर बहुत टाइप का होता है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रेशर, जो कि बिहार में होना ही होना है। फिर आता है सोशल प्रेशर, बिहार में ऑलमोस्ट हर घर में आपको ये फील होगा कि सोशल प्रेशर है वहाँ पे। तीसरा है एज का प्रेशर, और ये सबसे बड़ा गंदा प्रेशर है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है अनएम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि देखिए बिहार के बच्चे हैं, यहाँ लोग या तो खेती करेंगे या फिर आईएएस बनेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, या तो खेती करेंगे या तो आईएएस बनेंगे, यानी या तो हम किसी पीसीएस को क्वालिफाई कर लेंगे और नहीं करेंगे तो फिर खेती करेंगे। तो हाई प्रेशर यहाँ है, तो इसलिए यहाँ सक्सेस रेट कम है। अब मैंने इन सब की बात की और ये नीचे आप गौर कर रहे होंगे कि व्हाट टू डू लिखा हुआ है, और मैंने इसकी बात नहीं की है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 3 डिफरेंट स्टेजेस है, और मोस्टली जो कोचिंग है ना, ये तो इन्होंने पीसीएस को बहुत ही गलत लेवल पर मार्केट बना रखा है, और ये सिर्फ सेल कर रहे हैं, पैकेजेस सेल कर रहे हैं। कोई महा पैक लेके आ जा रहा है, कोई मैराथन करवा रहा है ना। बहुत ही कम ऐसे संस्थान वाले हैं जो एक्चुअली में आपको सक्सेस करवाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या गेम चल रहा है कि आप जितने लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे, यानी जितने लंबे समय तक वो आपको बांध के रखेंगे, अपने इस सर्कमफ्रेंस के अंदर रखेंगे, उतने समय तक उनका इनकम जनरेट होगा। तो आप तो लंबे रेस में दौड़ने वाले हैं, तो उनसे आपको लंबी कमाई होने वाली है। तो ये चीज़ तो आपको कभी समझने नहीं देंगे वो, कि ये 3 डिफरेंट स्टेज है। और मैंने बहुत सारे कोचिंग वगैरह में देखा है कि बच्चों को यही कहा जाता है कि अरे तुमको तो बस ये पूरा कवर करना है सिलेबस, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, भूल जाइए, नहीं होने वाला है। तो अब हमने इस पर बात कर ली, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो का ये पहला फॉर्मेट है समझ आ गया होगा कि यहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है। इट्स नॉट अ फेयर रेस, देयर इज ऑलवेज रिवॉर्ड्स आर हाई, सो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, और 3 डिफरेंट स्टेज है जिसको कि कोचिंग वाले आपको समझने नहीं देंगे। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको इससे दूरी बना के रखेंगे वो, है ना, आपको यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। तो अब मैं क्या बताने वाला हूँ जिससे आपको आगे की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, आइए जानते हैं। यहाँ 3 डिफरेंट स्टेज हैं। पहले तो आता है प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस, और सबसे लास्ट में है आपको जानने के लिए वो लेते हैं इंटरव्यू। अब देखिए 3 डिफरेंट स्टेज, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर दिखाता है आपका फाउंडेशन, दूसरा पिलर आपका दिखाता है रिवीजन, और तीसरा पिलर दिखाता है न्यूट्रलिटी। अब कहेंगे कि आप क्या बता रहे हैं, तो व्हाट टू डू में सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड दीज 3 डिफरेंट स्टेजेस। क्या है वो 3 डिफरेंट स्टेज, क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला फाउंडेशन है, पहले आपको फाउंडेशन पे काम करना है। फाउंडेशन कहाँ से है, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फाउंडेशन ही एनसीईआरटी है। बहुत सारे लोग बहुत पहले से भी जानते होंगे कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी का नज़रिया बदल जाए उनके दिमाग में, उनके दिमाग में छवि बदल जाए कि एनसीईआरटी क्या चीज़ है। तो देखो ऐसा है कि कोई भी पीसीएस है ना, उसके पास जो 85% क्वेश्चन हैं वो उसके मेन सब्जेक्ट से आते हैं। मेन सब्जेक्ट मतलब आप जानते ही होंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, इन्वायरमेंट, इन सब से आते हैं। तो इनमें 99% जो इंफॉर्मेशन होती है वो एनसीईआरटी की होती है। आप कितने भी स्टैंडर्ड बुक को उठा लेंगे, एनसीईआरटी ही वो बेस है जहाँ से स्टैंडर्ड बुक्स ने भी अपने अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन डाली है। तो आप इसको स्किप करते हैं, फिर आप प्री देने जाते हैं, प्री तो हो जाता है बट आप मेंस में आके फंस जाते हैं, फिर आप इस लूप में फंस जाते हैं, प्री मेंस करते रह जाते हैं,
कभी न्यूट्रलिटी का नजरिया नहीं देख पाते हैं और इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते। न्यूट्रलिटी क्या है कि बेसिक थिंकिंग, जहां पर आप हर चीज को दो भाग में बांटते हैं, टू साइड्स में डिवाइड करते हैं। एक साइड जो आपको पता होती है, द इंफॉर्मेशन यू न्यू, और एक इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं पता होती है, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो वहां पर आप एक स्टैंड चुनते हैं जहां उस दोनों के बीच में आपको डिसीजन लेना होता है कि आइदर मुझे ये करना होगा, उससे ये होगा, और आइदर मुझे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये 3 डिफरेंट स्टेज जो है उसको समझ चुके होंगे कि आपको पहले फाउंडेशन पे काम करना होगा, फिर आपको रिवीजन पे काम करना होगा, और इन सब को करने के लिए न्यूट्रलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये शायद बहुत कम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टफ है ना। ये सारा व्हाट टू डू जो लिखा है ना, इसमें सबसे टफ यही है, प्रायोरिटाइज थिंग्स। आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान प्रायोरिटी जब गलत सेट करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा जो है बार ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरा इंक्रीजमेंट हो रहा है, जबकि आपका होता क्या है, डिक्रीजमेंट होने लगता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं जा रहे होते हैं, आप ऐसे जा रहे होते हैं। तो प्रायोरिटाइजिंग कैसे करना है, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, उसके लिए प्लीज़ आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम कीजिए। मैं बस यही कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट पर इसलिए काम कीजिए क्योंकि जिस भी चीज़ों में आपका टाइम जा रहा है, और अगर वहाँ से आपके बीपीएससी का कोई सरोकार नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है उस काम में अगर बीपीएससी का, तो आप मेरे ख्याल से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो आप प्रायोरिटाइज करने पर ध्यान दीजिए कि कैसे आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब है आपको ऑड सिचुएशन में भी सेम परफॉर्मेंस देना होगा। इट मीन्स कि अगर आपको कहा जाए कि प्लीज डू नॉट यूज योर सोशल मीडिया फॉर 3 months, तो आप ये नहीं करेंगे कि 3 महीने में थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे, है ना। आप इसको पूरा ही बंद करेंगे। यहां पे आपको सैक्रिफाइस करना है। आप ये नहीं करेंगे कि ऑड सिचुएशन है और वहां पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर। तो एक तो आपको अपने स्टेज पे ध्यान रखना है, फिर थिंग्स को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके लिए सैक्रिफाइस करना होगा। अब एक मेन पॉइंट समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चुनना होगा ओवर रट्टाफिकेशन। अच्छा, रट्टाफिकेशन से क्यों बचने बोल रहा हूं मैं? रट्टाफिकेशन से बचने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स पास करवा सकता है, मेंस में आप फेल हो जाएंगे, 100% फेल हो जाएंगे। अगर आपने किसी भी तरीके से मेंस क्वालिफाई करने की सोची तो आपको एग्जाम हॉल के भीतर समझ आ जाएगा कि रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है, यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना था। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको करना है, बी बोरिंग। प्लीज आप अपने आप को सोशल बीइंग कहना बंद कीजिए, क्योंकि आप कुछ समय के लिए सोशल बीइंग रहने नहीं वाले हैं। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, but you have to understand this, that if you are not boring, then you are not going to clear this examination because it requires the pressure of boredom to be dealt with. तो आपको बोर्डम का जो प्रेशर है उसे डील करना ही पड़ेगा, और आप यहाँ पे कोई भी चांस नहीं ले सकते। आप बोरिंग हुई ओवर एंड ओवर अगेन, आपको सेम काम करना है। और जल्द ही मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा बिफोर जनवरी कि आपको जो टाइम है, टाइम टेबल है आपका, वो क्या होना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं और जो वर्किंग नहीं है, जो ऐसे पर्सन हैं जिनको मुश्किल से 6 आवर्स मिलता है या उससे भी कम मिलता है, लेस देन 6 आवर्स, 5 आवर्स में मान लेता हूँ, वो कैसे इस एग्ज़ाम के का अप्रोच रखेंगे, क्या रखेंगे जिससे कि ये क्लियर हो पाएगा। और यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल बातें हो रही है। ठीक है, तो ये तो था व्हाट टू डू, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिससे आपको इस एग्जाम को क्लैरिफाई करने में मदद मिलेगी। आई होप कि ये वीडियो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं, आप इतने पेशेंस हैं कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो मुझे उम्मीद है आधी जर्नी आपने पार कर ली। व्हाट नॉट टू डू, इससे पहले मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल कोणार्क बीपीएससी को जाकर ज्वाइन करें, जहां आपको बीपीएससी ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगा। ओवर द पीरियड आपको वहाँ पे क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इट्स टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। आई एम नॉट रनिंग अ कोचिंग, दिस इज जस्ट फॉर सोशल हेल्प। व्हाट नॉट टू डू, तो सबसे पहले डू नॉट मल्टीप्लाई योर रिसोर्स। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आपको 20 बुक्स वो नेम कर देंगे और कहेंगे अगर आपने ये नहीं किया तो नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपको एक ही रिसोर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करना ही है,
वो है NCERT। उसको पढ़ने का अप्रोच मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे NCERT को पढ़ा जाए, क्या राइट अप्रोच है वहाँ। मतलब ये कवर नहीं हो पाता है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, और क्या इसके लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। यानी NCERT को लेके जितना भी आपका डाउट होगा ना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा अपना एफर्ट लगा के, और मैं वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि NCERT से कितना हेल्प मिलता है, और मैं PYQ एनालिसिस के साथ उस वीडियो को बनाऊंगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि NCERT क्यों करना चाहिए। तो देखिए, मल्टीप्लाई रिसोर्स नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपको इवेंचुअली आपके रिवीजन में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा, कंसाइज नहीं रहिएगा, और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। अब ओवर स्ट्रेस किसके ऊपर? कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ओवर स्ट्रेस करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स। इस पे भी मुझे एक वीडियो बनानी होगी मुझे लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको करंट अफेयर्स के अप्रोच के लिए वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओवर स्ट्रेसिंग नहीं करना है करंट अफेयर्स के लिए या फिर आपके सब्जेक्ट्स के लिए। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूँ। हमें दो चीज़ों से बचना है, एक तो लूप में फंसने से बचना है, क्योंकि अगर हम एक बार लूप में फंस गए तो प्री मेंस करते रहेंगे, कभी भी एग्जाम नहीं क्लियर होगा। दूसरा, अगर हम स्ट्रेस आउट हो जाएंगे तो सब्जेक्ट्स जो हम कवर करना चाहते हैं वो ना तो कवर हो पाएगा ना रिवीजन हो पाएगा। तो आपको ओवर स्ट्रेसिंग नहीं करनी है, इस बात का खास ख्याल रखना है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। क्विक सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर दीजिए। क्विक सॉल्यूशंस मतलब समझ रहे हैं? क्विक सॉल्यूशंस का मतलब है कि ऐसे वीडियोस या ऐसे लोगों को फॉलो करना या देखना या उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना बंद कर दीजिए जो ये दावा करते हैं आप ये वीडियो करेंगे यहाँ से तो यहाँ से फंस जाएगा, यहाँ से कीजिएगा, ऐसे तुक्का लगाइएगा तो आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या फिर इससे आप क्वेश्चंस को फंसा के बना सकते हैं। तो देखिए, जो फंस जाएगा, तुक्का लग जाएगा, ये सब जो है ना, ये सब प्रैक्टिकली बेवकूफ़ी है। बस आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है आयोग की कि आप तुक्का तकाजा लगा के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। क्योंकि आप कितना भी ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखा लीजिए, एक बात मत भूलिए कि वहाँ जो पैनल में बोर्ड मेंबर्स जो बैठते हैं ना, 60+ एज के होते हैं। तो आपकी, मेरे ख्याल से आपकी उतनी उम्र नहीं है, आपकी उतनी एज नहीं है जितना कि उन्होंने पृथ्वी पे टाइम गुजारा है, और सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं, उतना उन्होंने टाइम PCS को दिया है, सर्विस को उतना टाइम दिया है। तो आप तुक्का तकाजा लगा के वहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का बिल्कुल भी मत सोचिए, नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है तो आप 69th के जितने भी टॉपर्स रहे हैं, एक बार इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा। वहाँ उन्होंने कहा है कि उनका जो ये रेगरस प्रिपरेशन रहा है वो वेरियस स्टेजेस से गुजरे हैं, और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, जिसके बाद 69 क्वालिफाई हुआ है। 64 से बच्चे लगे हुए थे जिनका 69 में सिलेक्शन हुआ है। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि क्विक सॉल्यूशन से ये एग्जाम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन क्रेडिबल एडवाइस लेना बंद कीजिए। ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करना बंद कीजिए जिनको PCS के बारे में कोई मतलब नहीं है, यानी वो रेलवे और CGL जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं या कर रहे हैं खुद भी, और उनसे आप जो है एडवाइस लेना प्लीज़ बंद कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो आप वापस वही गलती करेंगे, और जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ पर लूप में फंसेंगे, और ये लूप ऐसा है ना कि आप प्री मेंस करते रह जाएंगे, कभी भी इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और एग्ज़ाम को कैसे आपको क्वालिफाई करना है। और ये वही पॉइंट है जो मैंने अपने थंबनेल में लिख के रखा है कि वन शॉट में क्लियर कैसे करना है। देखिए, पढ़ना कैसे है या क्या पढ़ना है ये तो मोस्टली स्टूडेंट जो है रिसर्च कर लेते हैं, मोस्टली रिसर्च कर लेते हैं, बट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, माइक्रो पॉइंट्स हैं, इनको रिसर्च नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लास्ट में एक मैसेज है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये मैसेज ज़रूर सुने और इसका मीनिंग समझने का कोशिश करें। हो सके तो आप यहाँ इस मैसेज को कहीं पे लिख लें, कहीं पे आप इस वीडियो को पॉज करें अभी, और एक कॉपी पेन लेके कहीं पे इस मैसेज को राइट डाउन कर लें। मैं चाहता हूँ कि आप इसको राइट डाउन कर लें, इससे ये समझ में आएगा कि आप कितने सिंसियर हैं एग्जाम के लिए। मैसेज है कि डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। अब इसका क्या मतलब है, सही सही क्या मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, जरा समझिएगा। एक बच्चा है, उसने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, उसने मॉक टेस्ट दिए, है ना, यानी उसने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, उसने मॉक टेस्ट दिए, और थोड़ा बहुत उसने PYQ भी देखा, और वो गया और उसने प्री का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर। फिर वो आया मेंस में, 3 महीने उसने खूब मेहनत की और उसको 410 नंबर आए। अब यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन NCERT में भी है। तो एक बच्चा वो है जिसने NCERT ही पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस लिया,
मॉक भी दिया और एनसीईआरटी को पीवाईक्यू बेस्ड रखा उसने, और उसने प्री किया, फिर उसने मेंस भी किया और उसने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। देखिए दोनों सेम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, बुक्स और सोर्सेज अलग हो सकती है बट दोनों सेम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। बट एक ने ऑर्डिनरी थिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर में ले जाके किया और एक ने ऑर्डिनरी थिंग को ऑर्डिनरी वे में किया। रिजल्ट उसका होगा जो ऑर्डिनरी थिंग्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर में करेगा। आपके पहले अटेम्प्ट में आपको इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। और जो रोड मैप यानी जो माइंड मैप मैंने आपको अभी दिखाया, वो माइंड मैप आपको इस बात के लिए ट्रेन करने के लिए था कि आप किन चीज़ों की गलती नहीं करेंगे जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे और भी एस्पिरेंट हैं जिनको इन सारी चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें। और उम्मीद है कि उस बच्चे को अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले अपना माइंड मैप तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।